examination, the patient takes cough, several hacking cough, then takes a breath with inspiratory wheeze. Between coughing, she looks fatigued and exhausted. No fewer best investigation. देखिए ये कंप्लीट भी नहीं लग रहा मुझे, लेकिन उन्होंने रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन का बताया है, ठीक है, और उसके दरमियान हेकिंग कफ वगैरह का बताया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट स्वेट क्लोराइड टेस्ट पे क्यों हम जाएंगे? यहाँ पे मुझे जो लगता है कि चेस्ट एक्सरे को सेलेक्ट करना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ आपसे ये पूछ ले कि रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन हो और बाकी जो सिस्टिक फाइब्रोसिस की फीचर्स देते तो हम स्वेट क्लोराइड टेस्ट कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, नीचे है एग्जैक्टली दिस पिक्चर। ये जो पिक्चर है ये, इसको HSP बोलते हैं, HSP हेनोस्पोलियन पर्पुरा, ठीक है। ये भी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद आपके साथ होगी, ठीक है। नॉन ब्लैंचेबल स्किन लेजन होगी, ये जो स्किन लेजन है नॉन ब्लैंचेबल होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको एब्डोमिनल खुली की पेन मिलेगी और रीनल इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, ठीक है। HSP की ये जो तीन चार चीजें ये याद रखिए। पाल्पेबल पर पूरा विच इज नॉन ब्लैंचेबल, आर्थराइटिस प्लस एब्डोमिनल पेन प्लस रीनल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। ये चार चीजें ये देखिए इन्होंने लिखे भी है यहाँ पे, देखें पाल्पेबल पर पूरा जो कि नॉन ब्लैंचिंग स्किन लेजन होते हैं, और जॉइंट यानी आर्थराइटिस या आर्थरालजिया आपको मिलेगी, कुली की एब्डोमिनल पेन मिलेगी, और किडनी इन्वॉल्वमेंट यानी निफ्रोटिक सिंड्रोम की साइन सिम्टम्स आपको मिल सकती है, ठीक है। Child presented to ER with parents complain of hematuria in urine and continence with previous history of 2 weeks ago with constipation in fever, lab showed FLBC 8000 with low hemoglobin. Urine analysis show protein plus RBC. What is most likely diagnosis? देखिए ऊपर हमने HSP का किया डिस्कस किया है कि रीनल इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है, उसमें आपके साथ क्या होगी, हिमचूरिया या RBC टेस्ट आपको मिल सकती है। एब्डोमिनल पेन आपके साथ होगी, ये देखें उन्हें फीचर्स यहाँ पे दी है, ठीक है। एक ट्राइएड टेट्रा पता नहीं क्या लिखा है। पाल्पेबल पर पूरा होगा, आर्थराइटिस आर्थरालजिया एब्डोमिनल पेन प्लस रीनल डिजीज यानी रीनल इन्वॉल्वमेंट यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये हेनोल्स-कोलियन पर्पुरा का केस है, ठीक है। नीचे फिर वही है जॉइंट पेन है मचूर, लेकिन ये जो HSP का केस आपको देंगे ना, ये जो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना इस स्लाइड में, सेकंड नंबर स्पेसिफिकली यही फीचर्स आपको देंगे। ऊपर इनकम्प्लीट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ठीक है, वहां पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, अ चाइल्ड प्रेजेंटेड विद जॉइंट पेन एंड हेमचूरिया, दो चीजें आ गई, ठीक है। मदर रिपोर्टेड हिस्ट्री ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, तीसरी चीज भी आ गई कि HSP पोस्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन आपके साथ प्रेजेंट हो सकती है। ऑन एग्जामिनेशन देयर वाज पेटिकियल रेश इन्वॉल्विंग बटक्स। ये जो सेंटेंस है ना, पेटिकियल रेश इन्वॉल्विंग बटक्स, यही डायग्नोस्टिक और हॉलमार्क है HSP की। एंड थाई otherwise normal platelets normal, what is the appropriate diagnosis HSP? ये देंगे, ये सब पिक्चर देंगे या आपको बताएंगे कि पेटिकियल रेश है बटक्स पे। आस्क अबाउट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट बेसिकली हम सपोर्टिव ही देते हैं। यहाँ पे इन्होंने HUS को भी थोड़ा टच किया है, चलिए नीचे क्वेश्चन है HUS का। हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, मैंने आप लोगों को बताया था ITP का। ITP में हमारे साथ क्या होती थी, तीन चीजें होती थी, रीनल इन्वॉल्वमेंट, माहा यानी माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया प्लस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। सेम तीन चीजें आपको HUS में मिलेगी। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि HUS आपको डायरिया के बाद मिलेगी। शीगर टॉक्सिन्स होते हैं जो कि इकोलाई से रिलीज होते हैं। तो आपको हिस्ट्री में इस तरह देंगे कि एक पेशेंट था, उसको डायरिया था 5-10 दिन पहले, अब उसकी प्लेटलेट्स लेवल डाउन है, RFTSD रेंज है, और साथ पेटिकियल रेश है, ठीक है। तो ये क्या है, HUS है। और ITP मैंने आपको बताया था कि ITP इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब यह है कि एक तो ऑटो इम्यून है, वो एडियोपैथिक है, ठीक है। और दूसरी बात है कि जब हम सारी सारी डिजीजेस को जो कि ब्लड डिसऑर्डर है, जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको रूल आउट करें, अगर कोई डायग्नोसिस
सिनोसिस नहीं बन पा रही तो, और आईटीपी का मैंने ट्रीटमेंट का बताया था कि क्या देंगे, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, यहाँ पे भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे एचयूएस में, ठीक है। लेकिन आईटीपी की अगर प्लेटलेट्स लेवल लेस देन 30,000 हो तो फिर हम क्या देंगे, स्टेरॉयड देंगे। अगर लेस देन 30,000 ऑफ प्लेटलेट्स प्लस कोई सर्जरी प्लान हो, अब एक दो तीन चार हफ्ते 2 दिनों में कोई सर्जरी भी प्लान कर रहे हो तो उसके साथ फिर हम क्या करेंगे, आईवीआईजी लगाएंगे। और यहाँ पे एच में जस्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट। हाँ, अगर एच सिवियर हो जाए तो इन दैट कंडीशन वी कैन गो फॉर प्लाज्मा फेरेसिस, ठीक है, प्लाज्मा फेरेसिस। और एक है हमारे साथ एटिपिकल एच एटिपिकल। देखिए अभी हमने पढ़ा कि एच कब होती है, डायरिया की बात, डायरिया की बात क्यों, शीगोटॉक्सिन होते हैं वो रिलीज होती है और उस वजह से हमारे साथ एच आ सकती है, ठीक है। और एक है एटिपिकल एचयूएस। एटिपिकल एचयूएस का मतलब है कि आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बगैर विदाउट एनी डायरिया एनी इन्फेक्शन वो स्टिमुलेट हो जाए और आपके साथ एचयूएस की फीचर्स आए तो उसको हम बोलते हैं एटिपिकल एचयूएस, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। और दूसरे मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि हम बच्चों में बल्कि बड़ों में भी डायरिया में एंटीबायोटिक नहीं देते। कोई भी डायरिया हो हम एंटीबायोटिक नहीं देते बल्कि देंगे इन दैट डायरिया विच इज ब्लडी डायरिया, वी विल गिव एंटीबायोटिक्स ओनली इन ब्लडी डायरिया। हाँ, अगर ब्लडी डायरिया इज ड्यू टू इकोलाई, इन दैट कंडीशन वी मस्ट नॉट गो फॉर एंटीबायोटिक, क्योंकि अगर इकोलाई की वजह से डायरिया हुई हो और हमने एंटीबायोटिक दी तो दैट कैन लीड टू एचयूएस, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। और मैंने बताया कि किस तरह होते हैं, शीगोटॉक्सिन वगैरह। अच्छा नीचे आ जाए, ये इन्होंने लिखा है एचयूएस इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड एंड ब्लड वेसल। अच्छा, ये जो टॉक्सिन होते हैं ना, ये मेनली ब्लड वेसल्स की जो एंडोथेलियल सेल होती है ना, एंडोथेलियम, उसको इफेक्ट। नॉर्मल सलाइन द एसिट्राइक्सोन द टिक्का और द हाइजोनेट द नोरेटिव, सही था। सलाइन हाइजोनेट। अच्छा, एचयूएस में क्या होता है कि जो एंडोथेलियल सेल होती है ना वो डैमेज होती है, जब वो डैमेज हो जाए एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होगी, ब्लीडिंग होगी या क्लोटिंग फैक्टर्स स्टिमुलेट होगी और प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होगी। तो एज अ रिजल्ट आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मिल सकती है। ये देखिए लिखा है, रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड platelet cell involved in clotting, low red blood cell count in kidney failure, ठीक है। एंडोथेलियल सेल डैमेज हो जाती है, वहां पे आपके पास क्या होगी, प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन होगी, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होगी और आपके पास एनीमिया वगैरह आ सकती है। अच्छा नीचे है, चाइल्ड हैज अ ब्लडी डायरिया आफ्टर अ वीक डेवलप पेटिकल रेश प्लस हेमाचूरिया। आफ्टर ब्लडी डायरिया अगर आपको पेटिकल रेश प्लस हेमाचूरिया दे, इट्स एचयूएस, ठीक है। एचयूएस का मैंने ट्रायल बताया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है, ये देखिए, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेमोलिटिक एनीमिया, रीनल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अगर हिस्ट्री दे दे ब्लडी डायरिया का और ये तीन चीजें दे दे, इट्स अ हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। नीचे आ जाए, years old boy with petechial all over his body, lab shows low platelets and high creatinine level, ठीक है। यानी प्लेटलेट्स दो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और रीनल इन्वॉल्वमेंट आ गई, ठीक है। कंप्लीट नहीं है लेकिन ये इन्होंने एचजीएस को सेलेक्ट किया। अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये देते कि ब्लडी डायरिया के बाद ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है, एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अच्छा नीचे आ जाए, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यूरेमिया इन स्टडी एंड हिज फीवर एंड हेडेक। मैंने आपको बताया था कि एक हमारे साथ है आईटीपी, एक है टीटीपी। आईटीपी में भी ये जो एचयूएस में फीचर्स है ना, लो प्लेटलेट्स और हेमोलिटिक एनीमिया प्लस रीनल इन्वॉल्वमेंट, ये मिलेंगे। अगर इन तीन फीचर्स के साथ फीवर आ गया और हेडेक आ गया, ये हमारे साथ क्या है, टीटीपी है।
टीटीपी में क्या होती है, एडम टी13 एक एंजाइम है, वो एब्सेंट होता है, ठीक है। इधर रिजल्ट आपके पास ये सारी फीचर्स आ सकती है, ये देखें इन्होंने लिखे हैं 5 फीचर्स हैं टीटीपी की। फीवर, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और हेमोलाइसिस एंड रीनल इन्वॉल्वमेंट, ये है टीटीपी की। और टीटीपी में डायरेक्टली ट्रीटमेंट कौन सी है, प्लाज्मा फेरेसिस, ठीक है। पहले एचयूएस में और उसमें हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते थे, यहाँ पे डायरेक्टली हम प्लाज्मा फेरेसिस पे जाएंगे। A child complain of headache and petechial ratios decrease platelet normal creatinine there is a stage pic। अच्छा, ये जो टीटीपी है ना, टीटीपी में आपको स्पेसिफिक एक स्मेयर पे आपको ना वो मिलेगी सिस्टोसाइड, ये देखिए, इसको हेलमेट सेल भी बोलते हैं, हेलमेट सेल या सिस्टोसाइड, या फिर इन्होंने सिस्टोसाइड देखा है, जो कि क्यों होती है, मैंने बताया कि माँ होती है माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोरेजिक एनीमिया, यानी जब वेसल्स के थ्रू प्लेटलेट्स जाती है, उनकी ब्रेकडाउन होती है, वो एक नॉर्मल हो जाती है, तो उसको हम सिस्टोसाइड्स बोलते हैं या हेलमेट सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये वही चीजें हैं, देखे इन्होंने वही चीजें रिपीट की हैं, फीवर है 1 पे 2 पे, देखिए न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम्स आपके साथ मिलेंगे, लो प्लेटलेट्स मिलेगी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोरेजिक एनीमिया एंड रीनल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। ये 5 फीचर मिलेगी आपको टीटीपी में। और हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस, ठीक है। मेन जो ट्रीटमेंट है वो प्लाज्मा फेरेसिस, इसके अलावा ग्लूकोकार्टिकोइड और बाकी चीजें हम दे सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ टीटीपी पर्पुरा मेनली बाय प्लाज्माफेरेसिस विद और विदाउट स्टेरॉइड, ये वही लिखा है। सिक पेशेंट विद फीवर एंड कोगुलेशन प्रोफाइल ऑल हाई डीआईसी, डीआईसी को हमने ऑब्सगाइनी में भी डिस्कस किया था, डीआईसी में आपको सब कुछ क्या मिलेगी, हाई मिलेगी, पीटी, एपीटीटी, आईएनआर सब कुछ, लेकिन 2 चीजें हैं वो आपको लो मिलेगी, एक मिलेगी आपको प्लेटलेट्स की लेवल डाउन मिलेगी और दूसरी फाइब्रोनिजिन। बाकी डीआईसी की जो केस है उसमें आपको सब कुछ हाई मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है सिक पेशेंट विद फीवर एंड कोगुलेशन प्रोफाइल, यानी जो कोगुलेशन प्रोफाइल पीटीए पीटीटी इन्होंने किए हैं वो सब कुछ आपको हाई मिल रही है, ठीक है। प्लेटलेट्स एंड फाइब्रोनिजन विल बी लो, बाकी सब कुछ हाई मिलेगी। 7 year old child, day 7, post appendectomy, come with fever and weight, general condition, but her in mechanical ventilation. After that, do CT contrast, the child bleed from the trachea and wound size. What is the diagnosis? डीएसी में क्या होती है, डीएसी में ब्लीडिंग प्लस कोगुलेशन साथ होगी, यानी फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग हो रही है और उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्लोटिंग फैक्टर रिलीज होगी, जब क्लोटिंग फैक्टर रिलीज होगी तो वो इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होगी कि उस ब्लीडिंग में ये क्लोटिंग फैक्टर्स खत्म हो जाएगी, तो वो क्लोटिंग फैक्टर रिलीज होगी, वो लंबाई बनाएगी, एज अ रिजल्ट वेसल्स को ब्लॉक या डैमेज कर सकती है, ठीक है। ब्लीडिंग भी होगी और साथ थ्रोम्बस भी मिलेगी आपको। तो और ब्लीडिंग क्यों होगी, अब ब्लीडिंग इसलिए होगी कि जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो आपके पास खत्म हो जाएगी, तो इस रिजल्ट ब्लीडिंग होगी, और साथ जो ऑलरेडी रिड्यूस हुई है वो छोटे छोटे थ्रोम्बाई बनाएंगे। तो डीएसी की पैथोफिजियोलॉजी यही है। और पोस्ट इन्फेक्शन होती है या ब्लीडिंग होती, ब्लीडिंग की बात होती है, यहाँ पे केस में क्या बताया है कि अपेंडिक्टोमी की है और फ्यूअर बेड जनरल कंडीशन है, यानी सर्जरी की है, यानी इन्फेक्शन हुआ है उसके बाद डीआईसी हो गई है। और डीआईसी में सब लोग होगी एक्सेप्ट फाइब्रोनेशन एंड प्लेटलेट्स। डिहाइड्रेशन दे बी व्हाट टू फाउंड, डिहाइड्रेशन में आपको लो पल्स प्रेशर और लो यूरिन आउटपुट मिलेगी, नीचे मॉडरेट डिहाइड्रेशन में भी वही बात होगी कि आपको लो यूरिन आउटपुट मिलेगी। Child previous upper respiratory tract infection came with petechial rash and depression. Everything is normal except platelets. Ask about treatment. अब ये केस है आईटीबी का, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, मैंने आपको बताया कि आईटीबी डायग्नोसिस और एक्सक्लूजन, हमने बाकी टेस्ट वगैरह किए हैं और पेशेंट में जस्ट प्लेटलेट्स डाउन मिल रही है और
पेटिकल रेश और ये सारी चीजें ब्लीडिंग की वजह से मिलेगी आपको। तो ये केस क्या है, आईटीपी का है। और आईटीपी का हमने बताया था कि अगर मोर देन 30,000 हो तो फिर क्या देंगे उसमें, सपोर्टिव ट्रीटमेंट। अगर प्लेटलेट्स लेस देन 30,000 हो तो हम स्टेरॉयड देंगे। अगर साथ कोई सर्जरी वगैरह प्लान कर रहे हो तो स्टेरॉयड के साथ आईवीआईजी देंगे। और आईटीपी में स्प्लेनिक्टोमी हम करते हैं कब, जब रिकरेंट हो और डेंजरस कंडीशन की तरफ जा रही हो पेशेंट की कंडीशन, तो उस कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं, स्प्लेनिक्टोमी करते हैं। यहाँ पे क्या है कि क्रोनिक के लिए यानी 3 से 6 मंथ में अगर कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा हो तो दैट कंडीशन, इन दैट कंडीशन वी गो फॉर स्प्लेनिक्टोमी। और मैंने बताया था कि स्प्लेनिक्टोमी हम क्यों करते हैं। कोई बता सकता है कि हम स्प्लेनिक्टोमी क्यों करते हैं? हम आईआईटी में स्प्लेनिक्टोमी की तरफ क्यों जाते हैं? लेकिन मैंने बताया था कि स्प्लीन इज द पुलिस मैन ऑफ द बॉडी, ठीक है। वहां पे एक तो मैक्रोफेजेस रिलीज होते हैं स्प्लीन से अगेंस्ट द प्लेटलेट्स, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन होती है वो स्प्लीन में होती है, ठीक है। जो मेन आर्गन को अगर आप रिमूव करते हैं, प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन भी नहीं होगी और इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो भी नहीं होगी। Clear case with GBS and some severe manifestation, ask about management। देखिए हमारे साथ एक डायरिया, एक इन्फेक्शन है कंपाइलोबैक्टर जिवजिनाई की वजह से। जब डायरिया हो जाए और उसके बाद आपको एसेंडिंग पैरालिसिस मिल जाए। एसेंडिंग पैरालिसिस का मतलब है कि पाँव से स्टार्ट होती है आपकी, सबसे पहले पाँव पैरालाइज होंगे, फिर उसके बाद ऊपर जाके लंग्स तक इन्वॉल्व हो सकती है। आपको केस में इस तरह देंगे कि एक पेशेंट है, उसको 1 हफ्ता पहले डायरिया थी और डायरिया के बाद अब उसको लोअर लिम्ब में वीकनेस फील हो रही है। तो ये क्या चीज़ है हमारे साथ, जीबीएस है, गुलिन बार सिंड्रोम। और जीबीएस के लिए ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, आईवीआईजी, ठीक है। बस ये बात रखिए कि सिमेट्रिकल एसेंडिंग पैरालिसिस, ठीक है, सिमेट्रिकल एसेंडिंग लेसिड पैरालिसिस, ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है पोलियो से। पोलियो में भी आपको एसेंडिंग एसेंडिंग लेसिड पैरालिसिस मिलेगी, लेकिन वो एसिमेट्रिकल होता है, यहाँ पे सिमेट्रिकल होता है। और ट्रीटमेंट में हम आईवीआईजी यानी एमिनो ग्लोबुलिन देंगे। बॉय पोस्ट अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन डेवलप जीबीएस सिम्टम्स, आस्किंग अबाउट द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अच्छा, जीबीएस फिर वो ये कि ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, आईवीआईजी। और जीबीएस की प्रोग्नोसिस क्या है, गुड है, फुल रिकवर हो सकता है पेशेंट जीबीएस से। Adult boy with the previous history of infection presents with progressive lower limb weakness। ये फिर वही क्वेश्चन है जीबीएस का। पोस्ट कंपाइलोबैक्टर जिवरेनाई इन्फेक्शन के बाद आपके साथ जीबीएस आ सकती है। अच्छा, नीचे चाइल्ड प्रेजेंटेड विद erythematous pharynx and cervical lymph nodes and rapid streptolysin test negative and low grade fever with positive EBV, its next step। हम क्या देंगे, एंटीपायरेटिक और फ्लूइड देंगे, क्योंकि एप्स्टीन बार वायरस जो कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस को काज करती है, यानी एप्स्टीन बार इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस काज की है, ईबीवी है। और इसमें जो फीचर यहाँ पे दी है कि आपको सोर थ्रोट या इंटरफेरेंस मिलेगी और सर्वाइकल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होगी और लो ग्रेड फीवर होगी और हिस्ट्री देंगी देंगे केस में कि अफ्रीका से या कहीं और से पेशेंट आया है। तो ये केस किस चीज़ की है, ईबीवी या इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। और ईबीवी में एसाइक्लोविर या एंटी वायरल इतना काम नहीं करती, तो इसलिए जस्ट जस्ट एंटीबायोटिक और फ्लूइड देंगे, ठीक है। हाँ, इम्यून कंप्रोमाइज पेशेंट हो उस कंडीशन में हम फिर एसाइक्लोविर वगैरह देंगे। चाइल्ड केम फ्रॉम a visit to Africa, neck stiffness, cannot elevate head or limb, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे जब केस पूरा नहीं लगा
यहाँ इन्होंने ईबीवी और पोलियो दोनों लिखा है, लेकिन ये पोलियो हो सकती है। ठीक है, 11-year-old child had severe diarrhea 3 weeks ago. Now the child presented with bilateral lower limb weakness and numbness. GBS। ठीक है, नीचे क्वेश्चन जीबीएस का है और आईवीआईजी देंगे। चाइल्ड herpes gingivitis लेफ्ट gums और टंग पे लेट फिजिकल एंड ही कांट फीड ओरल व्हाट विल यू गिव हिम। ये किसकी वजह से हो सकती है? इसको क्या बोलते हैं? कोक्सीकी वायरस। ठीक है, जिंजिविस स्टोमाटाइटिस, हर्पीज सॉरी हर्पीज वायरस के साथ हो सकती है। और सॉरी मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो ये जो कार्य हर्पीज सिम्प्लेक्स है और दूसरा हर्पिन जाइना है, वो कोक्सीकी वायरस के साथ होती है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो हर्पीज जिंजिविस्टोमाटाइटिस होती है, ये इंटीरियर ओरल को इन्वॉल्व करती है, स्पेशली लिप्स, गम्स, टंग वगैरह। और जो हर्पिन जाइना है, जिसकी काज कोक्सीकी वायरस है, वो पोस्टीरियर पेलेट यानी पोस्टीरियर माउथ को इन्वॉल्व करती है। और इसमें क्या होती है? पेनफुल वेसिकल्स होती है। हर्पीज जिंजिविस्टोमाटाइटिस में पेनफुल वेसिकल्स होती है। दैट्स व्हाई ही कांट फीड ओरली। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा है, ही कांट फीड ओरली। तो इतनी पेनफुल होती है कि बच्चा का पी नहीं सकेगा। तो हम क्या देंगे ऐसी कंडीशन में? एंटी एंटी वायरल और साथ आई फ्लू। यहाँ पे आई फ्लू है तो आईवी फ्लूइड देंगे। ठीक है, एंटीवायरल के साथ आईवी फ्लूइड देंगे। ठीक है, इंटीरियर या अराउंड द ओरल अगर आपको केस में देख के वेसिकल्स हैं और वो पेनफुल है और बच्चा खा पी नहीं सकता, काज क्या हो सकती है? हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस यानी हर्पीज जिंजिविस्टोमाटाइटिस। और ट्रीटमेंट हम आईवी फ्लूइड प्लस एंटीवायरल देंगे। तो नीचे फिर वही क्वेश्चन है, पेनफुल वेसिकल्स अराउंड हिज लिप्स, टंग and heart palate he is unable to tolerate orally acyclovir plus fluid देंगे। नीचे क्या है? child with gum bleeding erythema papules in mouth swab showed multinucleated giant cell। अच्छा, ये बात मुझसे रह गई थी। जिंक्समेयर पे ना आपको हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस में मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट सेल मिलेंगे। ठीक है, ऊपर जो केस हमने पढ़ा हर्पीज जिंजिविस्टोमाटाइटिस का, कि पेनफुल वेसिकल्स होती है इंटीरियर माउथ पे यानी लिप्स, टंग वगैरह पे। और जिंक स्मीयर पे आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल मिली, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल मिली। ठीक है, यहाँ पे हमने अच्छा ये देखिए HSV1 यानी हर्पेटिक गिंजिविस्टोमाटाइटिस। काज क्या है? HSV1 है। और प्रेजेंटेशन सबसे पहले प्रोग्राम फीचर आपके साथ आएगी, फीवर, मलेज, अल्सर्जी, मेंजे वगैरह। और फिर एंजाइटिस होगी, जिंजिवाइटिस होगी, एरिथीमिया एंड पेनफुल अल्सरेशन, ये वही सारी चीजें हैं। और फर्स्ट लाइन ओरल साइट एसाइक्लोविर देगी। ठीक है, और सीवियर केसेस या इम्यून डिफिशिएंसी में आईवी एसाइक्लोविर भी जा सकती है। ठीक है, so white physical around mouth and gum with cervical and very diagnosis is HSV। 5-year-old presented with एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसको छोड़े। नीचे आ जाए, a young child presented with tonsillar ulcer and painful lesion in the back of her mouth and soft palate। What's the diagnosis? मैंने अभी आपको बताया कि अगर posterior माउथ की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, सेम जो ऊपर हमने पढ़ा पेनफुल अल्सर हो, लेकिन ये इतने पेनफुल नहीं होते, इसमें फीडिंग दे सकता है। और ये क्या है? ये हर्पिंजाइना है और इसकी कोज क्या है? कोक्सीकी वायरस है। हैंड फुट माउथ डिजीज हमने पढ़ा है ना, उसमें भी ये कोक्सीकी वायरस होती है, तो वो भी कोक्सीकी वायरस की वजह से होती है। ठीक है, यहाँ पे शायद कंजक्टिवाइटिस कोक्सीकी वायरस की करा सकती है कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, दूसरी हर्पिंजाइना जो कि अभी हमने पढ़ा, पोस्टीरियर एरिया पे आपको अल्सर्स या वेसिकल्स मिलेगी। एंड हैंड फुट माउथ डिजीज, ये तीनों कोक्सीकी ए वायरस की वजह से आपको मिल सकती है। ठीक है?
अच्छा नेक्स्ट क्या है, चाइल्ड विद फीवर 39 sore throat and examination there is white exudate over the tonsil most appropriate step to reach the diagnosis throat culture करेंगे. hernia neonate palpable mobile mass non tender what is it. ये टिस्टिस में बता रहे हैं कि टिस्टिस में पार्टिबल मोबाइल मास है और टेंडर नहीं है. व्हाट इज हाइड्रोसील में ना आपको दो तीन चीजें मिलेगी. एक तो ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव. हाइड्रोसील क्या होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द स्क्रूटल सेक. ठीक है, वहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो तो उसको हम हाइड्रोसील बोलते हैं. ठीक है, और ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट आपको पॉजिटिव मिलेगी. ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट का मतलब ये है कि जब आप टिस्टिस के ऊपर एक साइड पे लाइट लगाते हो तो वो लाइट लगाने से आपको क्लियरली वो फ्लूइड टिस्टिस की जो स्क्रूटल सेक होती है उसमें नजर आएगी. तो इसको हम ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव बोलते हैं. ठीक है, और ये खुद ब खुद ठीक होता है विद इन 6 मंथ और पेनलेस होती है, कोई तकलीफ नहीं होती इसमें. जस्ट रीअश्योर करेंगे. Child came with testicular swelling was not painful. Positive transillumination test normal sensation in ये पे वही चीज है कि पॉजिटिव ट्रांसइल्यूमिनेशन टेस्ट हाइड्रोसील. ठीक है, टेस्टिकुलर एसिमेट्री एंड वाज टेंडर ऑन पल्पेशन. टेस्टिकुलर टोर्जन, देखिए टोर्जन में क्या होती है. टोर्जन में आपके पास ये जो चीजें होती है ना इसको हम क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं. हाइड्रोसील, वेरिकोसील, टोर्जन, एपिडिडोमार्काइटिस. तो टोर्जन में होगा कि जब आप टेस्टिस को लिफ्ट करेंगे तो पेन रिलीफ नहीं होगा. टेस्टिकुलर टोर्जन में क्या होता है कि एक तो नॉर्मल हॉरिजेंटल होती है टेस्टिस, लेकिन सॉरी वर्टिकल होती है, लेकिन टेस्टिकुलर टोर्जन में आपको हॉरिजेंटली मिलेगी. टेस्टिस आपको हॉरिजेंटली मिलेगी, एक बात. दूसरी बात ये है कि अपॉन लिफ्टिंग द टेस्टिस पेन विल नॉट रिलीव. दो बात हो गई. तीसरी बात, in testicular torsion there will be absent cremasteric reflex. क्रेमिस्टेरिक रिफ्लेक्स ये होती है जब मिड ऑफ थाई पे आप पेन से या किसी भी चीज से टच करते हो, उसकी वजह से जो टेस्टिस होती है इट विल गोज अप. नॉर्मली क्या होती है कि मिड थाई पे आप स्क्रैच कर ले ये पेन से किसी भी चीज से फिंगर से, तो testes will go up on the same side. Absolutely testes will go up. ठीक है, अब अगर इन केस क्रेमिस्टेरिक रिफ्लेक्स नेगेटिव हो, यानी मिड थाई पे आपने टच किया और टेस्टिस ऊपर नहीं गई, इसका मतलब कि क्रेमिस्टेरिक रिफ्लेक्स नेगेटिव है, तो ये हमारे साथ टेस्टिकुलर टोर्जन होगी. और प्रेजेंटेशन आपके साथ इस तरह होगी कि पेनफुल होगी, टेंडर होगी, नोजिया वॉमिटिंग मिल सकती है और सडन ऑनसेट हो सकती है. और इसमें हम सर्जरी विद इन 6 आवर्स करते हैं. ठीक है, 5-year-old child found to have one testis in the scrotum and the other in the inguinal area. What to do? जब एक टेस्टिस स्क्रूटम में हो और एक टेस्टिस ऊपर एब्डोमेन हो, एब्डोमेन में हो, थ्रू सर्जरी एब्डोमेन से नीचे स्क्रूटम में लेके आते हैं, उसको आर्काइडोपिक्स बोलते हैं. Baby with painless scrotal swelling by lateral negative transillumination test diagnosis idiopathic scrotal edema. ठीक है, इसमें कोई मेरे ख्याल से रॉकेट साइंस नहीं, ये इजी है. पेनलेस स्क्रूटल स्वेलिंग है. स्वेलिंग के ऊपर भी हमने पढ़ी, वहां पे आपको ट्रांसइल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव मिल रही थी. ठीक है, फ्लूइड मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे वो नेगेटिव है और पेनलेस है, तो इसको हम एडियोपैथिक स्क्रूटल एडिमा बोलते हैं. 15-year-old with scrutal pain and absent cremasteric reflex. बताया कि टेस्टिकुलर टोर्जन में आपको एब्सेंट क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स मिलेगी. और एपिडिडोमार्काइटिस या जस्टरकाइटिस में आपको क्या मिल सकती है, जब आप टेस्टिस को लिफ्ट अप करेंगे तो पेन विल गेट रिलीफ. ठीक है, पेन थोड़ा कम होगा. टेस्टिस को लिफ्ट करने पे पेन कम होगा एपिडिडोमार्काइटिस में. नीचे क्या लिखा है, एपिडिडमाइटिस इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ सेक्सुअली द कंडीशन इन्वॉल्व विद एंटीबायोटिक. यानी एपिडिडमाइटिस में इन्फेक्शन होती है और उसमें हम एंटीबायोटिक वगैरह यूज करते हैं. ये तो ब्लड से. 3-year-old male
विद टेस्टिकुलर पेन हॉरिजॉन्टली, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टेस्टिकुलर प्रॉब्लम में आपके साथ क्या होगी, टेस्टिस विल बी लाई हॉरिजॉन्टली, ठीक है, माइल्डली एलिवेटेड, नो स्वेलिंग, तो हम सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करेंगे। चाइल्ड कंप्लेन ऑफ यूनिलेटरल स्क्रूटल स्वेलिंग डज नॉट ट्रांसलेट टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, क्योंकि अल्ट्रासाउंड पे ही हमें पता चल सकती है कि वेरिकोसील है, हाइड्रोसील है, एडिपेटिक हाइड्रोसील है, और एपिडिडोमार्काइटिस इशाइटिस आपको मिल सकती है, तो अल्ट्रासाउंड करेंगे। वेरिकोसील जिस तरह नीचे पाँव में आपको वेरिकोज वेन होती है ना, डायलिटेशन ऑफ वेन्स, तो सेम इसी तरह टेस्टिस में भी आपको वेरिकोसील, ठीक है, यानी नॉर्मल डायलिटेशन ऑफ द वेन्स आपको मिल सकती है, ठीक है। जो लेफ्ट टेस्टिस है उसकी वो ड्रेन करती है लेफ्ट किडनी में, वो इतना मसला नहीं होता, लेकिन अगर राइट टेस्टिस में वेरिकोसील हो तो उसके लिए फिर हमने नेक्स्ट एवेलुएशन करनी है, क्योंकि वो डोमिनल काज हो सकती है, तो उसके लिए हम आगे नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। 10 month old, her parents noticed lump in the girl while she crying, disappeared in sleeping, umbilical hernia, she is otherwise healthy management। देखिए छोटे बच्चों में न्यूनेट में या उसमें अगर हर्निया हो तो उसमें उनमें हम सर्जरी नहीं करते, क्योंकि 90% खुद ब खुद ठीक हो जाती है, और अगर ठीक ना हो तो 4 से 5 साल की ईयर में हम सर्जरी कर सकते हैं। 18 month old baby complain of umbilical hernia become huge with cry, वही बात है कि बच्चों में सर्जरी नहीं करेंगे, जस्ट देखेंगे, रिएश्योर करेंगे और फॉलो अप करेंगे। चाइल्ड विथ स्वेलिंग रेड टेंडर डायग्नोसिस स्ट्रेंगुलेशन, रेड इन्फ्लेम टेंडर इनकार्सिनेटेड। देखिए एक हमारे साथ रिड्यूसिबल हर्नी होती है और एक इरिड्यूसिबल होती है, ठीक है। रिड्यूसिबल का मतलब ये है कि वो खुद वापस अपनी जगह चली जाती है, और इरिड्यूसिबल जो कि खुद वापस नहीं जाती, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगी। रिड्यूसिबल में हर्निया की कंटेंट वापस अपनी जगह पे जाएगी और एसिम्प्टोमेटिक होती है, ठीक है। या आपको जो कफ रिफ्लेक्स होती है वो विजिबल होगी, यानी आप पेशेंट को बोलते हो कि सीधा खड़े हो जाए और उसको बोलते हो कि कफ करे, कफ करने पे एब्डोमेन पे आपको एक बल्ज मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, रिड्यूसिबल हर्निया। और इन इरिड्यूसिबल या इनकार्सिनेटेड हर्निया, इसमें ये होती है कि जो कंटेंट होती है हर्नियल कंटेंट, फॉर एग्जांपल कोलान की कुछ कंटेंट है वो हर्निएट हुई है, और जो कोलान है फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो जो जिस सेक की थ्रू हर्निएट हुई है, तो उस सेक के साथ जब वो अटैच हो जाए उसको हम इनकार्सिनेटेड हर्निया बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। यहाँ पे इनकार्सिनेटेड में जस्ट हर्नियल सेक के साथ अटैच हुआ, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया में क्या होगी कि फॉर एग्जांपल यही बाउल लूप ऑब्स्ट्रक्ट करे, यही बाउल लूप ऑब्स्ट्रक्ट करे, बंद करे, उसकी ल्यूमेन को बंद करे, तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया बोलते हैं। और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। समझ आई कि नहीं? रिपीट करूं या आगे चले जाऊं? अच्छा ठीक है। रिड्यूसिबल में क्या है कि यानी एक जो हार्नियल कंटेंट है वो वापस अपनी जगह चली जाए, और इरिड्यूसिबल में हर्नियल कंटेंट अटैच हो जाए हर्नियल सेक के साथ और रिड्यूस ना हो सके, तो उसको हम इनकार्सेरेटेड हर्निया बोलते हैं या इरिड्यूसिबल हर्निया बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया में ये नहीं, जब बाउल लूप ऑब्स्ट्रक्ट करे उसको हम ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया बोलते हैं, और उसकी वजह से अगर ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाए, इस्कीमिया कर ले, उसको हम स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया बोलते हैं, ठीक है। Baby abounded by his mother as he is result of out of wedlock pregnancy. Pediatric surgeon assess him. He is inguinal hernia. Is a child indeed inguinal
हरने रिपेयर पेशेंट नीड काउंसलिंग व्हाट द प्रिपेयर्ड नेक्स्ट स्टेप। देखिए छोटे बच्चों में नहीं करनी चाहिए ना। अगर एक सर्जन सर्जरी करना चाहे तो हमने क्या करना है, एथिकल कमेटी को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, कॉल द एथिकल कमेटी। डायफ्राम हर्निया व्हाट्स द मैनेजमेंट। देखिए डायफ्रामेटिक हर्निया क्या होती है कि चेस्ट और एब्डोमेन को सेपरेट करने की के दरमियान जो दीवार है वो क्या है, वो डायफ्राम है। अगर डायफ्राम लूज हो या वीक हो, एब्डोमिनल कंटेंट ऊपर चेस्ट केविटी में आ जाए, उसको हम डायफ्रामेटिक हर्निया बोलते हैं। ठीक है, तो डायफ्रामेटिक हर्निया में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोर्टिव मैनेजमेंट एबीसी करेंगे, एंटीबेट करेंगे, एनजी ट्यूब पास करेंगे और उसके बाद सर्जरी पे जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब ये ऊपर चेस्ट में आता है तो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करा सकते हैं, कंप्रेस करा सकते हैं। तो एयरवे को सिक्योर करेंगे, एंटीबेट करेंगे पेशेंट की। दूसरी, एनजी ट्यूब पास करेंगे ताकि स्टमक को डीकम्प्रेस करें। ये जो डायफ्रामेटिक हर्निया है ना, इसमें एक हाइटल हर्निया है और एक डायफ्रामेटिक हर्निया है। तो इसमें भी टाइप से एक है, वो मैं भूल गया हूँ, दो टाइप से, जिस नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन बता दूं इतना कि एक में स्टमक और ऊपर जो जंक्शन है, इसोफेजियल स्टमक की जो जंक्शन है वो भी ऊपर चेस्ट में आ जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्लीप गेस्ट्रिक, किस तरह कुछ नाम है। और दूसरी ये है, दूसरी टाइप जिसमें जस्ट स्टमक की जो फंडस है वो ऊपर चेस्ट केविटी में आ जाता है। तो इसलिए हम एनजी ट्यूब लगाते हैं, एनजी ट्यूब के थ्रू हम डिकम्प्रेस करते हैं ताकि और कंटेंट जो एब्डोमेन के होते हैं लाइक कोलोन वगैरह, वो भी ऊपर ना आ जाए। ठीक है, तो इसलिए हम एनजी ट्यूब लगाते हैं। कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया इमीडिएटली, अच्छा, एक कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया करते हैं कि इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी इज इंटुबेटेड। वही बात बता रहे हैं कि इंटुबेट करेंगे और एनजी ट्यूब पास करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सर्जरी वगैरह। ठीक है, इन दोनों में हम अर्जेंट सर्जरी करते हैं। ठीक है, डायफ्रामेटिक हर्निया या हाइटर हर्निया, surgery must be performed to remove the abdomen organ from the chest and place them back into the abdomen। ठीक है, समझ आ गई ना? किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें। डायफ्रामेटिक हर्निया की समझ आ गई? So Monbrook monomial found by Lyon। न्यूनेट विद हाइटस हर्निया क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में एनजी ट्यूब पास करेंगे। ठीक है, एयरवे सिक्योर करेंगे और एनजी ट्यूब पास करेंगे और उसके बाद सर्जरी पे जाएंगे। ये फिर वही क्वेश्चन है सारे, नीचे स्लाइड पे आ जाए। Congenital diaphragmatic hernia after stabilization management is large in NG tube. Full term infant term diagnosis is diaphragmatic hernia। ये क्या लगे, सपोर्ट डन एट डिलीवरी ट्रीटमेंट इज सर्जिकल रिपेयर। देखिए, एक तो हमने सपोर्टिव ट्रीटमेंट करनी है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट के बाद इन इंट्यूबेशन और एनजी ट्यूब लगाने के बाद क्या करेंगे, सर्जिकल रिपेयर करेंगे, अर्जेंट सर्जरी करेंगे। चाइल्ड विद बाइलेटरल इंग्वाइनल हर्निया, व्हाट इज द ट्रीटमेंट, हर्नियोटोमी। देखिए, एक हमारे साथ हर्नियोटोमी है, एक हर्नियोरेफी है और एक हर्नियोप्लास्टी है। कोई बता सकता है इन तीनों में डिफरेंस क्या है? हार्नियोटोमी में ना, ये जस्ट जो कंटेंट हार्निया हो, सेक हो, उसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, जो हर्नियल सेक है उसको रिमूव करते हैं। और हर्नियोग्राफी में हम सूचर्स लगाते हैं। और हर्नियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, मेश लगाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे अगर बच्चा हो और बाइलेटरल इंग्वाइनल हर्निया हो, इसमें हम जस्ट हर्नियोटोमी करते हैं। ठीक है, जीआईटी पे आते हैं, बेबी 6 वीक्स डायरेक्ट बिल्रुबिन हाई डायग्नोसिस एज। कोई बता सकता है इसका जवाब? ये तो पता नहीं, मैंने 5 6 7 दफा इसको पढ़ा हमने। अगर किसी को इसकी कंसेप्ट याद हो तो बता दे कि ये बाकी चीजें क्यों नहीं है। कोलोरेक्टल सिस्ट का बता दे, ऑरिजिन कंपेटिबिलिटी करेगा,
रजाक सिंड्रोम को बता दे, बियो इनकम्पेटिबिलिटी को बता दे। काशी सो तो नहीं रहे, मेरे ख्याल से सब लोग सो रहे हैं। डॉक्टर जैनब आप तो बता दें, आपको तो पता होना चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि डायरेक्ट बिलीरुबिन और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का या कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का एनकंजुगेटेड काज की होगी, आरबीसी की हेमोलाइसिस होगी, ठीक है। और एग्जाम हजार का मैंने बताया था कि इसमें क्या होती है, कंजुगेशन नहीं होती है, अल्फा ग्लूटामाइड ट्रांसफरेज एंजाइम एब्सेंट होती है, एज अ रिजल्ट अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन की लेवल ज्यादा होती है। लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहे हैं कि डायरेक्ट बिलीरुबिन इज हाई, यानी ये जो बाकी चीजें हैं, ये तीन जो कंडीशन है इन सब में अनकंजुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन आपको ज्यादा मिलेगी। यहाँ पे पोडोडोपल सिस्ट है, ठीक है। यानी कॉमन बाइट डक में आपको एक सिस्ट मिल सकती है और वो बिलीरुबिन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, बाइल साल्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, रिजल्ट आपको आपके पास जॉन्डिस मिलेगी। चाइल्ड विद गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड दे आस्क्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट, स्टूल एंटीजन करेंगे, ये भी इनकम्प्लीट है, नीचे आ जाए। पेशेंट बेबी विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड डिफिकल्टी पासिंग स्टूल ऑन पीआर एग्जामिनेशन एम्प्टी रेक्टम बट आफ्टर फिंगर पुल्ड आउट देयर इज अ डायरिया। मैंने हर्षप्रंग डिजीज का बताया था कि हर्षप्रंग में क्या होती है, कंजेनाइटली जो नर्व प्लेक्सिस है, जो गट को, यानी जो नर्व आती है वो एब्सेंट होती है। अगर गट में नर्व एब्सेंट हो जो कि गट मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो गट मोटिलिटी नहीं होगी, ठीक है। जब गट मोटिलिटी नहीं होगी तो स्टूल पास नहीं होगी। और अगर थ्रू फिंगर हम उसको खोलने की कोशिश करेंगे, जिस तरह एक बंद वो होती है ना, पाइप होती है, उसके अंदर हम कोई लकड़ी वगैरह लगाते हैं और उसको खोलने की कोशिश करते हैं, जब वो खुल जाता है तो एकदम पानी की और उसकी प्रेशर आती है। तो सेम इसी तरह हर्षप्रंग डिजीज में जब आप डीआरई करोगी, ठीक है, फिंगर अंदर डालेंगे, तो आपको ना डायरे की शक्ल में एक प्रेशर प्रेशर के साथ डायरिया आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे साथ हर्षप्रंग डिजीज में होती है। 3 days neonate passed meconium and since then he is passing CD yellow stool and no and I'm breastfeeding he has intestinal obstruction. What is the diagnosis? Hirschsprung disease है, ठीक है। Symptoms of Hirschsprung disease which asking for a diagnosis, delayed past meconium diagnostic test rectal। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, बायोप्सी है। और ट्रीटमेंट क्या है, रिसेक्शन है, क्योंकि जो गट है वहाँ पे नर्व एब्सेंट है। तो जिस एरिया में नर्व नहीं है उस एरिया को हम कट करके दूसरी जो एंड्स होते हैं उनको अटैच कर देंगे, यानी एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करेंगे, ठीक है। Biopsy is the investigation and resection and end-to-end anastomosis is the treatment. Patient came with gastroenteritis when start normal diet after ORT and period. ORS के gastroenteritis के बाद ORS आपने स्टार्ट करवाई, तो ORS के बाद कितने टाइम बाद नॉर्मल डाइट शुरू कर सकता है बच्चा या पेशेंट? आफ्टर 24 आवर। Patient complain of while growing pain for 2 weeks and exacerbated by exercise. Physical examination showed normal growing and genitalia. नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है। तो इसको और स्ट्रेचिंग होती है मसल्स की ड्यू टू एक्सरसाइज, तो हमने अल्ट्रासाउंड करनी होगी ताकि इंजरी रूल आउट कर सके। हाउ टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ ईयर बैग इंजरी इन चिल्ड्रन यंगर देन 12 इयर्स। बच्चों को पीजीसी पे बिठाएंगे, ठीक है। हाइड्रेटेड सिस्ट काइनोकोकस विद डाटर सेल,
लीवर में हमारे साथ एक इन्फेक्शन होती है काइनोकोकस की वजह से, जो हमारे साथ सिस्ट बनाती है, ठीक है, और उसको हम हाइड्रेटेड सिस्ट बोलते हैं। ये इस सिस्ट की हम ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है साइज पे। अगर साइज लेस देन 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है, ये असल में एक पैरासाइट है काइनोकोकस, ठीक है। अगर साइज, ये जो यहाँ पे आपको नजर अगर आ रही है, तो ये देखें, अब पता नहीं मैं यहाँ पे mark कर सकता हूँ। चलो, ये हाइड्रेटेड सिस्ट है, आपको इस तरह पिक्चर भी दे सकते हैं, या डायरेक्टली आपको हाइड्रेटेड सिस्ट को बताएंगे काइनोकोकस की वजह से बनती है लीवर में। अगर साइज लेस देन 5 सेंटीमीटर हो तो हम यूज करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी अल्बेंडाजोल। ये आपने देखा है, ठीक है, ये देखिए, लेस देन 5 सेंटीमीटर हो तो ड्रग थेरेपी करेंगे अल्बेंडाजोल, सिंगल कंपार्टमेंट डायमीटर लेस देन 5 सेंटीमीटर। अगर साइज 5 to 10 सेंटीमीटर हो, उस कंडीशन में हम पेयर करेंगे। पेयर क्या है? परक्यूटेनियस एस्पायरेशन इन इंटरनल रिसेक्शन, इस तरह कुछ बनता है इससे, ठीक है। तो 5 to 10 सेंटीमीटर पे हम पेयर करेंगे। अगर मोर देन 10 सेंटीमीटर हो या कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट हो, कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट का मतलब ये है कि रप्चर हुई हो, या फिस्टुला बनाई हो, या दूसरी वाइटल स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस कर रही हो, in that condition we will go for open surgery. Child with his parents start to develop fever lethargy. Parents mentioned 2 days before changing his eye color to yellow to the he became bacterial disturbed. बच्चों में जो वायरल हेपेटाइटिस की काज है, मोस्ट कॉमन काज क्या है? हेपेटाइटिस ए। या आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं कि बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाया और उसको हेपेटाइटिस हो गई, कौन सी है? हेपेटाइटिस ए। Child with a take of severe midline abdominal pain with facial pallor, poor appetite, history to sister with migraine, ठीक है, माइग्रेन की हिस्ट्री हो, और अब मिड लाइन स्वेयर मिड लाइन पेन हो रही है और फेशियल पेलर, ये मतलब एब्डोमिनल माइग्रेन हो सकती है, ठीक है। एब्डोमिनल माइग्रेन में आपको क्या मिलेगी? रिकरेंट एपिसोड एब्डोमिनल पेन होगी, और बिल्कुल हेल्दी चाइल्ड होगा, जस्ट एब्डोमिनल पेन होगी। अल्ट्रासाउंड वगैरह जब आप करेंगे तो कोई एबनॉर्मेलिटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, और हेडेक आपको साथ मिल सकती है, बाकी इसमें कोई खास बात नहीं। जस्ट लाइक हेड में जो माइग्रेन होती है, सेम तरह एब्डोमेन भी आपको माइग्रेन मिल सकती है। 10-year-old boy with fever and lethargy and mild abdominal pain plus recurrent diarrhea, sometimes bloody, plus loss of weight in an examination, child looks pale। देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस और कौन डिजीज ना, तो इसमें ये एक मेन डिफरेंस है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको ब्लडी डायरिया मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अल्सरेटिव कोलाइटिस और कौन डिजीज को भी थोड़ा डिफरेंस शेयर करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में होती है ट्रांसम्यूरल, सॉरी, अल्सरेटिव कोलाइटिस में होती है क्या? सब म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, जस्ट म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। और क्रोन डिजीज में क्या होती है? ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट, यानी जो कोलान का पूरा दीवार है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है, न्यूरल, ठीक है, यानी पूरी मसल्स को इन्वॉल्व कर देती है। और क्रोन डिजीज में आपको ये मिलेगी, स्केप लेजन मिलेगी, ठीक है, स्केप लेजन यानी एक जगह इन्वॉल्व होगी, दूसरी जगह सेफ होगी, फिर तीसरी जगह, इसी तरह स्केप लेजन मिलेगी, ठीक है। और क्रोन डिजीज में फिस्टुलस आपको मिलेगी, क्योंकि ट्रांसम्यूरल है, जब ट्रांसम्यूरल होगी तो वो परफोरेट करेगी, जब वो परफोरेट होगी तो दूसरी आर्गन के साथ जब कनेक्शन बनती है उसको हम फिस्टुला बोलते हैं। एब्सिस वगैरह मिलेगी। इसके लिए एक निमोनिक याद रखिए, इन दो चीज़ों में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंटिन्यू, देखिए जब आप बीइंग इन एचओ या पीजी आप फॉलो अप डालते हैं ना मरीज के, तो यार नीचे हम क्या लिखते हैं? कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट, फॉलो कंसल्टेंट ऑर्डर, ठीक है, कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट। सी से क्रोन डिजीज, एस से स्किप लेजन, टी से ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट, और फॉलो
यानी फिस्टुला कंसल्टेंट आर्ट, ठीक है। कंसल्टेंट आर्ट से क्या बनती है, तो ये सारी चीजें आपको कॉम्पिटिशन में मिल सकती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, विन से दिस पेन फ्रॉम आर्गन ऑर्गेनिक पेन। बच्चे अक्सर ना जब स्कूल के लिए बहाना बनाती है तो सुबह बहाना बनाती है कि मुझे फलाजा कभी पेन हो रही, तो वो जस्ट बहाना होती है। लेकिन अगर बच्चा सोती वक्त बोले कि मुझे फलाजा कभी पेन हो रही है, तो वो रियल पेन हो सकती है, ऑर्गेनिक काज हो सकती है, वो बहाना नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब सुबह स्कूल की टाइम वो बोले तो वो ऑर्गेनिक पेन नहीं होती। इस क्वेश्चन का मतलब यही है। A child presented with 3 days of vomiting in school. Other information were given. What will be the electrolyte rearrangement? मैंने आपको बताया था कि अगर डायरिया D4 डायरिया D4 एसिडोसिस D4 डायरिया D4 एसिडोसिस एंड वोमिटिंग में आपको क्या मिलेगी, अल्कलोसिस, ठीक है। एसिडोसिस का अगर आपको पता चल गया तो वोमिटिंग में आपको अल्कलोसिस मिलेगी। और यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन सी अल्कलोसिस मिलेगी, हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक। क्योंकि वोमिट में आपके पास क्या आएगी, स्टमक में क्या होती है, HCl होती है ना। जब HCl भी वोमिट होगा तो हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस मिलेगी। और बाकी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कलोसिस, एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक सब, मेरे ख्याल से याद होगा सबको। तो डायरेक्ट क्यों गई है, कई चीज है। हाँ 20 मिनट हाँ। अच्छा, नेक्स्ट ये है गैस्ट्रिक कैंसर, व्हाट इज द हाई डायग्नोस्टिक वैल्यू, फास्टिंग गैस्ट्रिक लीवर नहीं, फास्टिंग गैस्ट्रिक लीवर हम गैस्ट्रोनोमा कहते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक या कैंसर में जो कैंसर की गैस्ट्रिक कैंसर की जो मार्कर हैं वो क्या है, CEA या CA120 या CA19, देखिए देखिए हमें देता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ में गिस्टिन लेवल हमारे साथ गिस्ट्रिनोमा में मिलती है। गिस्ट्रिनोमा इज आल्सो ट्यूमर क्योंकि गिस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करती है और गिस्ट्रिन क्या करती है, गिस्ट्रिन HCl को बढ़ाती है, ठीक है। तो वो आपके पास गिस्ट्रिनोमा में आए, गिस्ट्रिन लेवल आपके साथ ज्यादा मिलेगी। या क्वेश्चन में अगर दूसरा चीज दे दे आपको सिक्रेटिन लेवल, वो गिस्ट्रिनोमा की एक मतलब सिक्रेटिन आप जब इंजेक्ट करते हो तो नॉर्मली क्या होती है, हिस्टीन लेवल डिक्रीज हो जाती है। सिक्रेटिन इज अपोजिट ऑफ हिस्टीन, ठीक है। इन केस आपने सिक्रेटिन इंजेक्ट किया और हिस्टीन उसके बावजूद आपको ज्यादा मिल रही थी, तो इसका मतलब क्या है कि हिस्ट्री नॉर्मल है। 10-year-old with diarrhea and sometime bleeding with ulcerative colitis. Celiac disease, what food should avoid? celiac disease में क्या होती है कि जो बार्ली होती है, क्या बोलते हैं इसको, उर्दू में क्या बोलते हैं, लगा सर, बार्ली रोटी सोए, बार्ली रोटी सोए, बार्ली रोटी, अच्छा जो भी है, तो इसके खाने से डायरिया होगी, ठीक है। और इसमें हम टेस्ट करते हैं एंटो एंटी एंडोमाइसिल एंटीबॉडी या एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज एंटीबॉडी, वो आपको मिलेगी, ठीक है। Failure with mild digestion, he is greasy, foul smelling diarrhea and trouble gaining weight plus feels lethargic most of the time. BMI 16 H below the diagnostic test. अच्छा ये क्या है, सीलिक डिजीज का केस है, एंटी इंडोमाइसिन एंटीबॉडी आपको मिलेगी, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड
क्या है, ट्रांस टिश्यू ग्लूटामाइनेज है, और साथ एंटी एंडोमाइसिन एंटीबॉडी भी आपको दे सकते हैं। और सिलिक डिजीज की जो साइन सिम्टम है, मेल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम की जो होती है वही आपको मिलेगी, वेट लॉस, फटीग और आयरन डिफिशिएंसी, एनीमिया, फाउल स्मेलिंग, ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट एक है, ऐसे फूड को ना खाएं। Patient pediatric presenting with failure to thrive, abdominal pain and distension. He was normal until he was started on regular food. ठीक है, पहले वो ठीक था, लेकिन जब उसने बादे खुराक शुरू की तो उसको की है, आप फेलर टू थ्राइव, ठीक है, तो सीलिएक डिजीज है। नीचे फिर वही क्वेश्चन है, एंटी टी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, टीटीटी यानी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज। 13-year-old girl has type 1 diabetes. Her weight is 40 kg, below 50th percentile, and his height is 150 centimeters, below 95th percentile. She has no sign of secondary sexual characteristics of puberty. You want to perform inverse scanning in clinic or देखिए, यहाँ पे सीरियक डिजीज की स्क्रीनिंग इसलिए कर रहे हैं कि एक तो ऑलरेडी ऑटोइम्यून डिजीज है, टाइप 1 डायबिटीज है, ठीक है, और दूसरी बात है कि बिलो 50 परसेंटाइल है, यानी वेट उसकी कम है 50 परसेंटाइल से, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं है प्यूबर्टी की। तो इसलिए हमें सीरियक की स्क्रीनिंग करनी है, क्योंकि सीरियक डिजीज में ऊपर हमने पढ़ा कि इसमें बच्चे के होते हैं फेलर टू थ्राइव होता है, यानी वजन नहीं बढ़ता है बच्चे की। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, 16-year-old मेल विद 3 year हिस्ट्री ऑफ डायरिया फूड कंटेनिंग। तो फिर वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाज हाई रिस्क illness baby from whom do you take detail, मदर से लेंगे, साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन चाइल्ड, इनिशियल मोडिलिटी ऑफ डायग्नोसिस। तो ये जो क्वेश्चन है लिखा है कंप्लीट नहीं है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन का है शायद, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन को बता रहे हो, तो हम क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे, एक्सरे ऑफ द एब्डोमेन करेंगे, क्योंकि अल्ट्रासाउंड पे आपको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलेगी। अगर एक्सरे ऑप्शन में ना हो तो आप सीटी पे जा सकते हो, सीटी स्कैन पे। pediatric patient with PUD, peptic ulcer disease, what's your management? ट्रिपल थेरेपी सबको याद होगी, पीपीआई, एमोक्सिसिलिन प्लस बेट्रोनिडाजोल, ठीक है, या क्वाड्रुपल में बिस्मथ वगैरह ऐड होगी, या पीपीआई एमोक्सिसिलिन प्लस एरिथ्रोमाइसिन होगी, ठीक है, ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रुपल थेरेपी में बिस्मथ आएगी। 4-year-old presented with perforated diverticular leptotomy, cleaning done after days. The patient presented with fever, abdomen was soft, wound was clean and diary, text, digital vector examination found anterior bulging and appropriate management. अल्ट्रासाउंड ड्रेनेज, देखिए 4 साल का बच्चा है, उसको डायवर्टिकुलर डायवर्टिकुलर की साथ प्रेजेंट हुआ, लिपोटोमी की और सफाई वगैरह की, लेके कुछ दिनों के बाद दोबारा बुखार के साथ प्रेजेंट हुआ, और में सो दियारी की आपको एक इंटीरियर बल्जिंग मास मिल रही है, तो ये हमारे साथ एब्सिस हो सकती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्रेनेज करेंगे, ठीक है, यहाँ यूएस ड्रेनेज लगाएंगे। इनिशियल मैनेजमेंट, देखिए ये जो एप्सिस होती है ना, एप्सिस एप्सिस में हमेशा आपको देंगे 2-3 चीजें, या देंगे कि फ्यूअर फ्यूअर वेचेस एंड राइगर, फ्यूअर स्पाइक्स, ऑन एंड ऑफ फ्यूअर, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी चीज जो देंगे वो है फ्लक्चुएंट मास, ठीक है, और फिर हम देखते हैं साइज को, अगर साइज विद इन 5 सेंटीमीटर हो, हम थ्रू नीडल एस्पिरेशन करते हैं प्लस एंटीबायोटिक, अगर साइज मोर देन 5 सेंटीमीटर हो प्लस, फिर हम क्या करते हैं, इंसिजन एंड ड्रेनेज प्लस एंटीबायोटिक्स। जर्ड यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के सिम्टम्स इंक्रीज एट नाइट, ओनली what to give her with elevation in PPI.
क्वेश्चन पूरा नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन ये पूरा नहीं है। एक तो सबसे पहले तो देखिए जो जेड की ट्रीटमेंट है ना, सबसे पहले हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक ना हो रहा हो तो हम फिर पीपीआई ऐड करेंगे, फिर भी ना हो रहा हो पीपीआई की डोज इंक्रीज करेंगे। तो इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। Pediatric had gastroenteritis and she took metoclopramide that leads to involuntary movement, facial grimace and tongue protruding. What to give? जो मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा पायरामिड। देखिए जो मेट्रोक्लोप्रामाइड है ना, ये क्या करती है, ये जो जीआई मोटिलिटी होती है उसको इंक्रीज करती है और वोमिटिंग में हेल्प कर देती है। दरअसल आपके पास जी एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स मिल सकते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स मिल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे ये बता रहे कि इनवॉलंटरी मूवमेंट, फेशियल ग्रेनेस और ट्रंक प्रोट्रूडिंग। तो हम क्या देंगे, डाइफेनहेड्रामीन। ये मेट्रोक्लोमाइड इवन अक्सर हम इंजेक्शन भी नहीं लगाते, सबसे पहले ऑनसेट वगैरह बाकी चीजें लगाते हैं। अगर ना हो रही हो तो लास्ट में पैराम मेट्रोक्लोमाइड लगाते हैं। 100 ml में ये हम 10 cc में डायरेक्ट लगाते भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली लगाने से इसके पैरामिडल सिम्टम के साथ आ सकती है। एक्यूट डिस्टोनिक रिएक्शन कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मेट्रोक्लोमाइड का बता रहे हैं कि एक्यूट डिस्टोनिक रिएक्शन, डिस्टोनिक का मतलब है कि मसल टोन लूज हो जाएगी, ठीक है। और कौन सी चीज से, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग से हम ट्रीटमेंट करेंगे, डाइफेनिडोलिन या बेंजोट्रेकिन, ठीक है। ओबेसिटी कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीडियाट्रिक, बच्चों में अगर ओबेसिटी हो तो क्या होगी कॉम्प्लिकेशन, हाइपरटेंशन। 4 week old neonate full term projectile vomiting examination, there is mass full live mass आ गया और projectile vomiting आ गया। What's your diagnosis? Anybody? सकेदा पाइलोरिक स्टीनोसिस, ठीक है, हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। प्रोजेक्टाइल नॉन बाइलियस वोमिटिंग लाइव लाइक एब्डोमिनल मास डायग्नोसिस, देखिए वही आ गया पाइलोरिक स्टीनोसिस, ठीक है। Lab mass pyloric stenosis, case of pyloric stenosis, pyromyotomy after stabilization, ठीक है। यानी पाइलोरिक स्टेनोसिस हुई है तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेबलाइज करेंगे पेशेंट को, फिर उसके बाद पाइलोमायोटोमी करेंगे। चाइल्ड विद प्रोजेक्टाइल नॉन बाइलरी वोमिटिंग प्लस मास इनिफिकेशन, मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन इज अल्ट्रासाउंड और पाइलोमायोटोमी कैलकुलेशन। आज के लिए काफी है, कल इंशाल्लाह हम पीट्स को खत्म कर देंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि दूसरा क्लास भी स्टार्ट करूँ, लेकिन अभी थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए कुछ दिनों बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कल हम पीट स्टार्ट करेंगे और क्लास को टाइम पे ज्वाइन किया करें। और दूसरी बात है कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं कम से कम उन चीज़ों को रिवाइज करें। अगर एक्स्ट्रा स्टडी आप नहीं कर रहे तो एटलीस्ट जो 5 6 10 स्लाइड्स हम पढ़ते हैं, इन चीज़ों को आप रिवाइज करें। सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ, तो यही चीजें रिपीट करें, रिपीट क्या करें, रिवीजन इज द की, और इंशाल्लाह एग्जाम पास हो गया। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज।